हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पंजाब को छोड़कर अब बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने जा रही है। यूपी में बीजेपी ने जबरदस्त बहुमत मिला है। बीजेपी की जीत के बाद देश भर के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिल नगर सीट से हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें 36,346 वोट मिले। वहीं बीजेपी के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने इस सीट में से 66,947 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थामा था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें 6,951 मतों से हार मिली है। पुष्कर सिंह धामी को सिर्फ 33,175 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी को 40,175 वोट मिले। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत उत्तराखंड के लाल कुआं सीट से हार गए हैं। हरीश रावत को 28,251 वोट ही मिले हैं। तो वहीं बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को 44,851 वोट मिले। उन्होंने हरीश रावत को शिकस्त दी है। पंजाब में धुरी सीट से आपके सीएम पद का चेहरा भगवंत मान ने भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की। भगवंत मान 58,206 मतों के अंतर से चुनाव जीते हैं। जीत के बाद भगवंत मान ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ भगत सिंह के गांव खट्टर कलां में लूंगा। पंजाब में कांग्रेस का सीएम फेस और मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दोनों ही सीटों से हार का सामना करना पड़ा है। चरणजीत सिंह चन्नी भदौर और चमकौर साहिब दोनों ही सीटों से हार गए हैं। चन्नी को भदौर सीट से 26,409 वोट मिले। वहीं चमकौर साहब से चन्नी को 62,306 वोट मिल पाए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव हार गए हैं। उन्हें आप उम्मीदवार जीवन जोत ने 6,750 वोट से हराया। ये सीट विक्रम सिंह मजीठिया के चुनाव लड़ने के चलते हॉट सीट मानी जा रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के संस्थापक कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से 19,873 वोटों के अंतर से हार गए हैं। कैप्टन ने ट्वीट कर ये लिखा है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ लोगों के फैसले को स्वीकार करता हूं। बता दें कि कैप्टन ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। भगवंत मान प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। भगवंत मान आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को न्योता देने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि भगवंत मान शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं। यूपी चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मेहनत की है, संगठन बनाया, जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया, लेकिन हम अपनी मेहनत को वोट में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुए। यूपी समेत 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवसेना नेता ने कहा कि जिन राज्यों में जिन पार्टी की जीत हुई है, मैं उनका पार्टी की ओर से अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। गोवा और उत्तराखंड में उनकी जीत की उम्मीद थी, लेकिन वो हार गई। जहां जहां लोगों को विकल्प मिला, वहां लोगों ने विकल्प का चुनाव किया है। यूपी में बीजेपी से मिली हार के बाद आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने अपने बयान में जनता का धन्यवाद भी दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यूपी की जनता को हमारी सीट 2.5 गुने और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। गल्फ न्यूज ने कहा है कि कोरोना और किसान आंदोलन के चलते विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा था, लेकिन ये गलत साबित हुआ। 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल करके बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि साल 2014 से शुरू हुई मोदी की लहर अभी भी बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी की इस जीत ने इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बटोरी हैं। द डॉन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है। इसमें लिखा गया है कि भारत के सबसे बड़े राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी की सबसे बड़ी जीत। इस चुनाव के नतीजे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की झलक और नतीजों का अंदाजा देते हैं।
मध्य पूर्व के सबसे बड़े मीडिया संस्थान अल जजीरा ने लिखा है कि भारत में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही है। इन नतीजों को साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की लोकप्रियता के रूप में देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी और मुस्लिम विरोधी छवि रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आम आदमी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं है। दिल्ली के लोगों ने उनको बेहतर समझ लिया है। वक्त रहते पंजाब के लोग भी समझ लेंगे कि ये किस चरित्र के लोग हैं। कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में आप पार्टी की चुनौती पर कहा है कि यहां आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। यहां दो ही पार्टी चलेगी, बीजेपी और कांग्रेस। पहले भी बहुत पार्टी आई और चली गई। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज भारतीय बाजार के लिए भी ओपनिंग के समय संकेत अच्छे नहीं है। सेंसेक्स में आज 245 अंकों की गिरावट के साथ 0.44% नीचे कारोबार की शुरुआत हुई तो 55,218 के स्तर पर यह खुला। वहीं निफ्टी 66.10 अंकों की गिरावट के साथ 16,528 पर खुला। आज रेलवे ने कुल 282 ट्रेनों को कैंसिल किया है। कुल 9 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया तो 12 ट्रेनों को डायवर्ट भी किया गया है। बता दें कि आज ट्रेनों को कैंसिल, डायवर्ट और रीशेड्यूल करने के पीछे अलग अलग कारण हैं। अगर आप कहीं जाने वाले हैं तो कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर जांच लें। इंदौर में पूर्वोत्तर में मेगा ब्लॉक के चलते रेलवे ने 7 दिनों को ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। होली के पहले ट्रेन के कैंसिल होने पर यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं बता दें कि रेलवे ने इंदौर कामाख्या एक्सप्रेस, उदयपुर एक्सप्रेस, कोटा एक्सप्रेस निरस्त किया है। इसके साथ ही 5 ट्रेनों को और निरस्त किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चकदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर 39 साल की झूलन ने वनडे वर्ल्ड कप में 39 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। झूलन ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लीन के बराबर कर ली है। भारत और श्रीलंका के बीच 12 मार्च से बेंगलुरु में पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला जाना है। टीम इंडिया इस मैच के लिए जमकर तैयारी कर रही है। ये मैच डे एंड नाइट होगा। मोहाली में खेले गए पहले मुकाबले में रोहित ब्रिगेड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को हरा दिया था। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,194 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 255 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसी के साथ कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 42,000 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 5,15,714 पर पहुंची है। देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार घट रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 59 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई, जबकि एक संक्रमित की मौत भी दर्ज की गई है। बता दें कि प्रदेश के 11 जिलों में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 104 नए मामले सामने आए। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बीते 24 घंटों में किसी भी व्यक्ति की मौत इस बीमारी की वजह से नहीं हुई है। बता दें कि गुरुवार को इंदौर में कोरोना के 10 और राजधानी भोपाल में 12 नए मामलों की पुष्टि की गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 16वां दिन है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस ने कभी युद्ध नहीं चाहा। इसके साथ ही उन्होंने अभी चल रहे युद्ध को खत्म करने की मांग की है। यूक्रेन और टर्की के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद लावरोव ने कहा कि ये कीव की सुरक्षा गारंटी पर बातचीत को तैयार है। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच बैठक की संभावना से भी इनकार नहीं किया। रूस ने यूक्रेन के 4 बड़े शहरों को घेर लिया है और राजधानी कीव की सीमा के करीब तक पहुंच चुके हैं। ताबड़तोड़ रूसी हमलों के बावजूद पूरब में खार्किव अभी यूक्रेन के पास है, तो वहीं उत्तर पूर्व में सूमी रूसी सैनिकों के घेरे में है, लेकिन मानवीय कॉरिडोर के जरिए यहां से हजारों लोग सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। इसके अलावा राजधानी कीव भी अभी यूक्रेन के ही पास है। यूक्रेन पर हमले के 15 दिन बीत जाने के बाद अब रूस का हौसला डगमगाने लगा है। रूस की लगभग 1.25 लाख की फौज 2 हफ्ते बाद सेना भी लड़ते लड़ते बुरी तरह से थक गई है। जवान की इसी कमी को देखते हुए रूस ने अनिवार्य सेना भर्ती खोल दी है, जिसके तहत यूक्रेन के लिए 1 लाख नई भर्तियां होंगी। यूक्रेन के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रूस ने बमबारी और हवाई हमले कर देश के 280 स्कूल कॉलेजों को तबाह कर दिया है। उधर रूस ने घोषणा की है कि वो हर दिन सुबह 10 बजे से मानवीय कॉरिडोर ओपन करेगा। ये रूस की ओर से होगा, उसके लिए यूक्रेन सरकार की अनुमति नहीं दी गई है।
अमेरिका ने कहा है कि रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिकी सेना को यूक्रेन भेजने की उसकी कोई मंशा नहीं है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा है कि हमारा ये आंकलन इस बात पर आधारित है कि किस तरह से विश्व युद्ध को टाला जाए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत की। जंग के बीच रूसी सेना के कारण हुए यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है, इस पर यूक्रेन ने बयान जारी किया। उनका कहना है कि रूसी हमले के कारण देश को अब तक $100 अरब का नुकसान हो चुका है। ये बयान जेलेंस्की की ओर से मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जारी किया। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध प्रभावितों को समर्थन के लिए सहयोग और एकजुटता दिखाना चाहिए। ये युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध से प्रभावित हुए नागरिकों की मदद के लिए $5 करोड़ की मदद देने की घोषणा की है। अमेरिका में महंगाई दर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वही गैस, भोजन और आवास की बढ़ती लागत की वजह से कंज्यूमर इन्फ्लेशन पिछले साल की तुलना में 7.9% बढ़ी है। ये 1982 के बाद से किसी एक साल के दौरान दर्ज हुई सबसे तेज उछाल है। वही जानकार मान रहे हैं कि महंगाई दर में आगे और बढ़त देखने को मिल सकती है। रूस के डिप्टी पीएम अलेक्जेंडर ने भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बातचीत कर दोनों ही देशों के ईंधन और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में सहयोग कर चर्चा की। रूस की यूनिवर्सिटीज में भारतीय छात्रों को पढ़ने का मौका देने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की। यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों को रेस्क्यू कर लिया गया। ये सभी छात्र भारतीय दूतावास की बसों से पोल्टावा पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बारे में जानकारी दी है। खास बात यह रही कि भारतीय मिशन ने सुमी से विदेशी छात्रों को भी रेस्क्यू किया है। इसके साथ ही यूक्रेन में भारतीय छात्रों का रेस्क्यू मिशन लगभग पूरा हो गया है। यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतीयों में से करीब 17,400 लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा चुका है। इसमें से हंगरी और पोलैंड में एयरलिफ्ट का काम पूरा हो चुका है। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑपरेशन गंगा में भाग लिया। एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर के 10 उड़ानों में 2056 यात्रियों को वापस लाया जाएगा था। यूक्रेन में फंसे 200 भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विशेष विमान आज दिल्ली पहुंचा है। वहीं यूक्रेन से वापस लौटी एक छात्रा ने ये कहा है कि हम वापस अपने देश आकर बेहद खुश हैं। वहां के हालात अभी भी बेहद खराब हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि यूक्रेन से अब तक 515 लोग मध्य प्रदेश आ चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश के 11 लोग यूक्रेन से निकलकर पड़ोसी देश आ चुके हैं।